Hello and welcome to Just Health for the people by the experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital. I'm Jitendra Haryan, your host for the show. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सडन फॉल्स और रिस्ट इंजरीज के बारे में। कैसे होते हैं फॉल्स और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि रिकवरी फास्ट हो और डैमेज ना हो। Incidentally, I have recently gone through this. हमारे साथ है renowned orthopedic Dr. Prashant Kamble, who is a specialist in hand, wrist, and elbow surgeries. Dr. Prashant Kamble has over 15 years of experience in the field of orthopedic, hand, wrist, and elbow-related disorders at the reputed institutes of India, Hong Kong, and Germany. He is proficient in performing most orthopedic surgeries with a special interest in hand, elbow, and wrist related pathology. Welcome to Just Health, Dr. Prashant. Thank you so much for your kind introduction and having me here. So, Dr. Prashant, when there is a sudden fall, wrist injury कितनी कॉमन होती है और क्या wrist इतना वल्नरेबल होता है इंजरी के लिए? Yes, I would say 30% कॉमन होता है approximately because what happens जब हम गिरते हैं एक नेचुरल बॉडी का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है. जैसे ही हम गिरते हैं सबसे पहला हमारा जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो हाथ जो है वो बाहर आता है. एंड द फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है इट इज़ विथ योर हैंड एंड रिस्ट. जैसे ही वो इम्पैक्ट हुआ then you are likely to get the injuries around the wrist. And if that impact continues, that can extend to the elbow, shoulder तक भी जा सकता है. सो डॉक्टर जब हम गिरते हैं तभी फॉल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्या इससे डैमेज हो सकता है? Yes, अगर आप फॉल ब्रेक करेंगे तो you are likely to damage it more हाँ, because it totally depends on the impact of injury, velocity of injury, or in fact you try to break, you will have more. Rather, it is recommended to kind of a roll, try to reduce the impact. अगर हम रोल कर सकते हैं, अगर हम पूरा एक जगह पे बॉडी वेट ना आए, थोड़ा साइड से एट द लेवल ऑफ वेस्ट और एट द लेवल ऑफ बैक अगर हम करते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड यू विल गेट लेसर इंजरी. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. जब मतलब रिस्ट इंजरीज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट व्हेन देयर इज अ फॉल, कौन से रिस्ट इंजरीज कॉमन होते हैं? फ्रैक्चर्स, स्प्रेन या और उससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक हो सकता है? Mostly it can be anything, but most of the time it totally depends on the quality of bone, type of injury, velocity of impact. So mostly जो है लोअर एंड ऑफ रेडियस यानी जो आपका रिस्ट का जो बोन है मेजर बोन वो फ्रैक्चर होता है. उनके साथ में जो लिगामेंट्स रहते हैं जो बोन को जो पकड़ के रखते हैं वो भी काफ़ी सारे इंजर हो सकते हैं. एंड देयर इज अ वन लिगामेंट which holds your wrist bone together, TFCC जिसको हम कहते हैं, triangular fibrocartilage complex. It's very complex ligament and it is actually very important for your wrist movement sideways, upward, downward. That also can be injured. और साथ में बाकी सारे ligaments और it can be just also sprain also. Sprain basically is a not that severe injury, but yes, there are some ligament injury. तो फॉल के प्रेशर पे ये सारा डिपेंड होता है कि कौन से टाइप की इंजरी हो सकती है। Exactly. सो ये जो फॉल्स या जो रिस्ट इंजरीज होती है, क्या ये एज ग्रुप में स्पेसिफिक पाया जाता है, जैसे बच्चे या एल्डरली पॉपुलेशन, या मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा. एक तो हम पीडियाट्रिक्स यानी चिल्ड्रन से बच्चों के एज में, दूसरा एल्डरली और एक मिडल एज जो यंग एंड एक्टिव ग्रुप है. अभी जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो है बच्चों का जो एज ग्रुप है बोन्स आर क्वाइट इलास्टिक सो दैट डोंट गेट फ्रैक्चर. बट उनका बोन्स जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है. इमेजिन करो आप एक प्लास्टिक को आप थोड़ा सा बेंड कर रहे हो, इट जस्ट रिमेन्स लाइक दैट. सो बोन्स इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप आर लाइक दैट, सो विच कैन बी वेरी वेल ट्रीटेड विद द कास्ट एंड वो हील भी फास्ट होते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई हीलिंग पोटेंशियल. It just needs some immobilization there and some minor fractures in the pediatric age group just can be left alone. They with the time वो तो manage बच्चों हो में जाते रिकवरी हैं. फास्ट होती है। Very fast होते हैं. Now considering to third group that is elderly, you are likely to get more injured, especially the elderly females because of the osteoporosis, because of the bone qualities. Second जो group है जो बीच वाला जो young patients हैं उनका bone काफ़ी strong रहता है. उनको इंजरी होने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट.
means the velocity of injury, the impact like road traffic accident, कहीं छत से गिर गए, कुछ हाइट से गिर गए, so then that can break, but it need काफी significant amount का trauma होना चाहिए उनके लिए. कोई और रिस्क फैक्टर जैसे में कोई मेडिकल कंडीशन या वेट ज़्यादा होना, मतलब ये क्या रिस्क फैक्टर्स और हो सकते हैं? Some patient जिनको already some neurological disorders है, they are more prone to develop it. सेकेंड ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका बोन क्वालिटी अच्छा नहीं है, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र हो रहे हैं, सो देन यू आर लाइकली टू गेट इट मोर. और सर्टन पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे आपका ऑलरेडी बोन वीक है, कैंसर्स वेयर क्वालिटी ऑफ बोन इज रिलेटिवली पुअर, सो देन यू आर लाइकली टू गेट मोर सिवियर इंजरीज. severe injuries. सो ओवरवेट कंडीशन में भी रिस्ट फ्रैक्चर कैन बी बैड. Yes, definitely, because entire body weight जो है आपका रिस्क के ऊपर आ जाता है. And since you cannot control that because you don't have that good control on your core muscle, so the impact with which you will fall will have more prone and more severe injury. आप कौन से कंडीशंस होते हैं, जैसे नॉर्मल घर में भी फॉल हो सकता है या कोई सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है, और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब जहाँ पे आपने देखा है कि बहुत ज़्यादातर फॉल होने की संभावना होती है? Certain neurological conditions where you know कि आपका बैलेंस, मसल बैलेंस जो है मेंटेन नहीं रहेगा, you are more prone to have it. Obesity है, then elderly patient with some cognitive disorders who cannot have that bipedal means जहाँ चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से उनका कॉग्निशन अफेक्ट होके दे कैनॉट करेक्ट. कंट्रोल दे कैन नॉट द बैलेंस थिंग्स, दे देमसेल्व्स. कैनॉट बैलेंस, so they are more prone and likely to get wrist injuries. घर में गिरना कितना सीरियस हो सकता है? काफ़ी सीरियस हो सकता है. स्पेशली व्हाट आई सी में जब पेशेंट देखता हूँ, मोस्टली जो एल्डरली पेशेंट्स रहते हैं मिडल ऑफ द नाइट वॉशरूम यूज़ करने के लिए निकलते हैं, एंड दे स्लिप एंड फॉल. And you don't need that, even if you're standing and if you're falling, you can get your wrist injuries because bone quality poor रहता है. In the middle of the night you are also not fully conscious or awake, आप पूरे से होश हवास में नहीं रहते, तो एंड सडनली आप स्लिपरी फ्लोर वगैरह रहा तो आप गिर सकते हैं, एंड दैट कैन कॉज सीरियस रिस्ट डैमेज. डॉक्टर प्रशांत, कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो बताते हैं कि रिस्ट इंजरी सीरियस है? ये कोई मामूली स्प्रेन या कोई जस्ट नॉर्मल स्वेलिंग नहीं है, बट ये काफ़ी सीरियस इशू है. जैसे कि स्वेलिंग आना इमीडिएटली आफ्टर इंजुरी, और ग्रेजुअली वो बढ़ते जाएगा. सडनली यू विल ऑल्सो नोटिस स्किन डिस्कलरेशन होता है. जैसे कि फ्रैक्चर हुआ तो हेमेटोमा होता है. हेमेटोमा यानी जो फ्रैक्चर होने के बाद जो ब्लड निकलता है, अगर आपका स्किन कट नहीं हुआ है तो दे स्टार्ट ऊजिंग इनसाइड, सो यू विल नोटिस कि वहाँ पे ब्रूज हुआ है, स्किन कलर डिस्कलरेशन हुआ है. जैसे काला सा पड़ गया करेक्ट स्किन. करेक्ट, काला हो गया है. सो दैट इज अगेन अ सीरियस साइन ऑफ इंजरी. You're not able to move your wrist, you're not able to move your finger, pain is out of proportion, and sometime अगर आपका स्किन भी कट हो गया तो बोन जो है, जो पीसेस हुए हैं, दैट कैन ऑल्सो कम आउट. सो आपका डिफॉर्मिटी विजिबल होगा. आप हमेशा कंपेयर कर सकते हैं आपके अपोजिट साइड पे जो अनइंजर्ड है, सो यूल इमीजिएटली आपको नोटिस हो जाएगा कि ये हाँ कुछ तो नॉर्मल नहीं है. सो दैट डिफॉर्मिटी ऑल्सो कैन हेल्प यू टू that can be some underlying fracture. अगर गिरने के बाद रिस्ट हर्ट हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइस अप्लाई करना चाहिए, ब्रेस पहनना चाहिए, या हॉस्पिटल में जाना चाहिए? So this is very important. At the site of injury आपको करना क्या है? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है? दूसरा चीज़, आपका हाथ जितना आप ऊंचाई पे रख सकते उतना रखिए, तो आपका स्वेलिंग बढ़ेगा नहीं, और इनडायरेक्टली आपको पेन का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा नहीं होगा. पेन होगा बट कम इंटेंसिटी से होगा. तीसरा चीज़, आपके घर पे स्ट्रोल, दुपट्टा, कोई भी जिस चीज़ से आप उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट ना हो. ओके. सो ये आप दुपट्टे से भी आप गले जैसे में आप स्लिंग की तरह स्लिंग पहने. की तरह यूज़ कर सकते हैं. हाँ. आप उसके ऊपर पेपर रैप कर सकते हैं, एंड यू कैन दैट काइंड ऑफ अ स्प्लिंट जैसा आपका इस्तेमाल हो सकता है. डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे हर
कोई पेशेंट पूछता है कि उसको आइस पैक्स लगाना चाहिए कि गर्म पानी लगाना चाहिए कि हल्दी लगाना चाहिए, आई वुड से जस्ट आइस पैक्स। उससे स्वेलिंग कम होता है। आप अगर हॉट वाटर फर्मेंटेशन करोगे तो उससे स्वेलिंग बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, एंड इट विल बी हैव मोर एंड मोर स्वेलिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर आपको जब भी कोई चोट लगती है, मार लगती है, आपका स्किन अगर इंटैक्ट है तो वहाँ पे सिर्फ आइस पैक्स अप्लाई करना है ताकि आपका स्वेलिंग और एक घर में कम हो जाए। दुपट्टा हो तो लेके उसको स्लिंग की तरह यूज करके करेक्ट, करेक्ट। वहाँ अपने हाथ को इमोबिलाइज करें। करेक्ट, ताकि मूवमेंट कम हो जाएगा, फ्रैक्चर का पेन जो है वो कम होता जाएगा। और उसके बाद जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या कोई स्पेशलिस्ट को दिखाने की कोशिश डेफिनेटली, करें। यस, डेफिनेटली। स्वेलिंग क्या हमेशा फ्रैक्चर का साइन होती है या माइनर इंजरीज में भी स्वेलिंग हो सकती है? डेफिनेटली इट कैन बी फॉर फ्रैक्चर आल्सो। ये फ्रैक्चर में भी हो सकता है, ये लिगामेंट इंजरीज में भी हो सकता है, और जस्ट स्वेलिंग काफ़ी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। अभी स्वेलिंग डिसप्रोपोर्शनेट है, काफ़ी बढ़ रहा है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर आल्सो। और माइल्ड स्वेलिंग है, यू कैन मूव योर रिस्ट, आपका फिंगर मूवमेंट हो रहा है, रिस्ट मूवमेंट हो रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ लिगामेंट रप्चर स्वेलिंग कैन ऑल्सो बी देयर। अगर हम इंजरी को इग्नोर करें तो क्या डैमेज हो सकता है? आई वुड से कि डोंट इग्नोर। क्या होता है आपका जब रिस्ट इंजरी होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं मेरे तरफ कि वो, हाँ नहीं हमें तो लगते रहता है, हाँ, हम खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगते रहता है, और हमें 2-3 दिन ठीक में हो ठीक जाता भी है। हो जाता है। सो दे कीप ऑन इग्नोरिंग। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हफ्ता 2 हफ्ता होने के बाद दे कैन नॉट मूव द रिस्ट, दे कैन नॉट मूव द फिंगर, एंड दे स्टार्ट नोटिसिंग कि ये कुछ तो नॉर्मल नहीं है, एंड वो समय फिर वो मेडिकल अटेंशन के लिए चाहते हैं। अब जब हम उनका एक्सरे करके देखते हैं, वी इन्वेस्टिगेट देम फर्दर, और वहाँ पे दिखता है कि ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रैक्चर हो गया, विच रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी। और उसमें क्या होता है, फिर जो सर्जरी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी विल ट्राई टू मेक इट्स ओन अटेम्प्ट टू हील। हील इट। करेक्ट। सो अभी फ्रैक्चर हो गया है, वो तो जगह पे नहीं है, तो वो एबनॉर्मल पोजीशन में वो बोन जो है वो ग्रो करेगा। यूनाइट हाँ। करना शुरू हो जाता है। दैट इज नेचुरल बॉडीज मैकेनिज्म। अभी उसको तोड़ के नेचुरल जो बोन का अलाइनमेंट है वहाँ पे लाना है आपको, तो दैट रिक्वायर्स मोर सर्जिकल डिसेक्शन, सर्जरी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अल्टीमेटली सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इट बिकम्स टेक्निकली डिमांडिंग। टेक्निकली डिमांडिंग होने की वजह से सर्जरी का ड्यूरेशन जो बढ़ जाता है, सर्जन को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, जो कि अगर हम यही सर्जरी डे 1 या विद इन shortest possible time after the injury, if you can do that. So ultimately outcome also becomes sometimes suboptimal, even if you इफ यू neglect डिले। it. Yes, ओके। and if you delay for longer time, that is it's more and more problem, you're inviting for those problems. सो डॉक्टर प्रशांत, वी स्पोक अबाउट रिस्ट इंजरीज एंड कितना वो सीरियस हो सकता है। अभी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर रिस्ट इंजरी होती है तो आप इसको फिक्स कैसे करते हो? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका फ्रैक्चर जियोमेट्री कैसा है। फ्रैक्चर कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली वी आस्क फॉर द एक्स-रे। अगर हमको ज़्यादा यू नो फ्रैक्चर सीवियर लगता है तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं 3 डायमेंशनल मोड में टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रैक्चर, एंड उसको एनालाइज करके डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज रिक्वायरमेंट वी टेक दैट कॉल वेदर ये फ्रैक्चर को फिक्स करना चाहिए कि ये फ्रैक्चर को सिर्फ प्लास्टर लगेगा कि इसको इंटरनल इम्प्लांट्स वगैरह लगेगा। सो दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एज, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एंड फ्रैक्चर configuration. So most of the cases where surgery is indicated, we fix by the metal implants. So these can be stainless steel and the titanium. Both are compatible with the body. They are highly polished material and they withstand the long forces of our body. Titanium relatively advantage होता है, उनको infection का relative chances less रहता है, MRI compatible रहता है, ओके। and most of the wrist injuries are internally fixed with the metal plates and the screws. Sometimes we use external fixation. बाहर से काफ़ी पेशेंट बोलते हैं मेरे हाथ में वायर्स है, रॉड्स है,
So sometime we do that, and this is called as a external fixation. वो बाहर से थोड़ा visible रहता है, but yes, that is sometimes could be the best option available for you. प्लेट्स और स्क्रूज सुन के थोड़ा सा डर लगता है, हाँ हाँ. बट इज इट टोटली सेफ और इसमें पेशेंट को कोई चिंता करने की ज़रूरत होती है इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे? Absolutely, they are safe. They are very much compatible with our body. And as I said, titanium material, they resist the infection. And over a period of time, जैसे ही आपका bone unite होगा, the function of plate and screw is over. ओके, तो आप क्या इसको निकालते हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड कि ये ऐसे ही बॉडी में रहता है? So this is again very common question asked by each and every patient, those who is undergoing for the surgery. So most of the time, I don't advise to remove the implant. अभी डिपेंड करता है कि हमने रिस्ट के फ्रंट साइड पे उसको फिक्स किया है कि रिस्ट के बैक साइड पे लगा ओके, है. आइडियल टाइम अगर कोई पेशेंट रिक्वेस्ट करता है, सो देन वी रिमूव, दैट इज वन. और सेकंड टाइम बिकॉज ऑफ द प्लेट, अगर आपका सॉफ्ट टिश्यू जो सराउंडिंग टेंडन्स, वेसल, नर्व्स, अगर उनमें आपकी कुछ, फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है? यस, वंस द फ्रैक्चर इज यूनाइटेड, हम्म. सो देन वी एडवाइज पेशेंट टू कि उसको हम निकाल देना अभी बेहतर रहेगा. और समटाइम रेयरली कि अगर बाय चांस कभी इन्फेक्शन होता है तो इन दैट सिचुएशन आल्सो वी टेक आउट द इम्प्लांट्स. तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड एब्सोल्युटली सेफ. इट कैन बी देयर लाइफ लॉन्ग इट दिस वन? कैन बी देयर लाइफ लॉन्ग. ओके, और ये कोई मेटल डिटेक्शन में आ जाता है जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं, या एमआरआई यू सेड ऑलरेडी इट्स कंपैटिबल, बट ये मेटल डिटेक्शन में डिटेक्ट हो सकता है, तो पेशेंट को कुछ खास ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ This is again very common question asked, and patient every time surgery is done, they ask me, give me that card or हाँ, या something, करेक्ट, दैट आई कैन something, शो. yeah, that I can show at the airport if they scan me. Actually, जो एयरपोर्ट या जो मेटल डिटेक्टर रहता है वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ यस आपको वहाँ पे पकड़ा दिखेगा. जाएगा, हाँ. I mean to say it will be visible in that scan. और मेटल डिटेक्टर आपका काफ़ी क्लोज बॉडी से आ रहा है, एंड उसके इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ दैट डिटेक्टर इज वेल. सो समटाइम यस और समटाइम नो आल्सो. यस, बट इट कैन बी एक्सप्लेन. Yeah, definitely you can show your surgical scar mark, and they know, they see every day airport पे almost more than hundreds of these patient travel, so they are very well versed about it, and that should be no problem. That never yeah, creates a दे हैव एनी problem at प्रॉब्लम? airport. Yeah. फिजियोथेरेपी का इसमें कितना रोल होता है, पोस्ट हैब रिहैब जो हम कहते हैं, सर्जरी के बाद ये कितना अहम है पेशेंट की ओवरऑल रिकवरी के लिए? And this is very very important. जैसे कि सर्जरी एक एस्पेक्ट है, टू गेट द बेटर, दैट इज अ स्टेप नंबर वन. और जैसे आपका फ्रैक्चर फिक्सेशन हो गया तो आपका रिहैबिलिटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है, काफ़ी सारे पेशेंट सर्जरी हो गया एंड दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल दैट वी हैव गिवन. सो उससे रिकवरी काफ़ी डिले हो जाता है, एंड दे मे नॉट गेट द प्री इंजुरी स्टेटस व्हाट दे हैव कम फॉर. सो ओवरऑल अगर पेशेंट कोई गुड पेशेंट, अच्छी सर्जरी हो जाती है, ठीक से रिहैब होता है, तो टोटल रिकवरी टाइम कितना होता है? सो ऑन एन एवरेज यूजुअली अगर हमारा मेटल फिक्सेशन जो है, इंटरनल इम्प्लांट फिक्सेशन काफ़ी स्टेबल है, दैट हम सर्जरी के समय ही उसको जो हमारा व्यूइंग रहता है, सी आर्म जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे देख के स्टेबिलिटी चेक करते हैं. काफ़ी स्टेबल रहा तो हम इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी एज पर द पेशेंट का पेन एंड टॉलरेंस हम उनको फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं. सो विद इन इनिशियल 3 वीक्स हमारा एम रहता है कि वहाँ पे रिस्ट की जो मूवमेंट है, फिंगर की मूवमेंट्स है, वो कंप्लीट आना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 50% होना चाहिए. सो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स वी एक्सपेक्ट दैट रिस्ट का जो मूवमेंट है फुल आ गया है, एंड देन वी स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. कि आपका ग्रिप स्ट्रेंथनिंग है, पिंच है, साइड पिंच है, एल्बो का जो एडजेसेंट जॉइंट है, एल्बो शोल्डर, उनका भी मूवमेंट पूरा है. बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स we expect that patient to return to his pre-injury status. Now this is in general I would say, but काफ़ी athlete रहते हैं, and some other patient whose functional requirement is little more. So we do little more aggressive about that. But overall 3 months का जो time है, that is enough to recover for majority of the
patients. ना इस सर्जरी में या इस ट्रीटमेंट में रिसेंट क्या एडवांसमेंट्स हुई है जो आप बताना चाहेंगे? साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, तो रिस्ट की जो इम्प्रूवमेंट है, आई वुड से अभी की होल सर्जरी, जो डिजिटल रेडियस है, मतलब आपका रिस्ट का जो बोन है, वो आप अर्थ्रोस्कोपी यानी की होल सर्जरी से आप उसको फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर विजुअलाइजेशन आएगा, बेटर फ्रैक्चर का नेचुरल जो नॉर्मल एनाटॉमिकल जो अलाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं। उससे भी आगे आपका जो लिगामेंट्स जो है दो रिस्ट के बोन को पकड़ के रखता है, वो आप मिनिमल कट से कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, एक स्कैफोइड बोन रहता है रिस्ट में, वो काफ़ी कॉमन है वो रिस्ट के फ्रैक्चर में। और उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका जो ब्लड सप्लाई, जो वैस्कुलरिटी है, रिलेटिवली कम है अदर बोन के हिसाब से। तो जब भी इंजर होता है वो नॉन यूनियन, मतलब जो हड्डी जुड़ता ही नहीं। तो ये सर्जरी के लिए रिस्ट जो है आर्थ्रोस्कोपिक बोन ग्राफ्टिंग हम जिसे कहते हैं, मतलब जो फिक्सेशन करना रहता है, वो पूरा की होल सर्जरी से हो सकता है, जिसमें कि हमने तकरीबन 40 के ऊपर पेशेंट हमने अभी तक ट्रीट किए हैं। एंड हम वी आर स्टिल एनालाइजिंग आवर रिजल्ट, but so far touch wood we have 96% of union rate in this type of fracture which has done by the arthroscopy, जो की होल सर्जरी से हमने किया है। सो उससे पेशेंट का रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है, एकदम मिनिमल कट्स आते हैं, and those cuts are also very cosmetic, so patient is also very happy in cosmetic way. इतना दिखता नहीं है। Correct, correct. So they're very happy about the recovery. And most importantly, अब जो natural biology है, you are not disturbing with the keyhole surgery. जो natural already आपका ligaments है, capsula, tendons, they are absolutely pristine and intact, as natural as possible. सो डॉक्टर प्रशांत, घर में सडन फॉल्स अवॉइड करने के लिए क्या सिंपल स्टेप्स आप सजेस्ट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, जैसे कि मिडल ऑफ द नाइट एल्डरली पेशेंट्स वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो देर शुड बी एडिक्वेट लाइटिंग। क्या होता है, हम नींद में से निकलते हैं और सडनली हम जाते हैं, तो हम फुल्ली कॉन्शियस नहीं रहते। तो मेक श्योर यू हैव अ गुड लाइटिंग। एल्डरली पेशेंट होम आपको पता है इनको कुछ डिसऑर्डर्स है, सो वहाँ पे हैंड रेल्स वगैरह होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंटली इन योर बाथरूम एंटी स्लिप मैट होना चाहिए, बिकॉज जितने भी जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बाथरूम में पानी स्लिपरी सरफेस रहता है, आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गिर सकते हैं। सो दैट सिंपल दैट स्लिप एंटी स्लिप मैट कैन प्रिवेंट दिस injury, and certainly you should be fully aware that this patient had some other neurological issues and all, so ये must है आपके घर में होना। क्या रिस्ट गार्ड्स और जो बॉडी प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, आर दे यूजफुल फॉर एल्डरली पॉपुलेशन और जिनको बॉडी बैलेंसिंग के इश्यूज होते हैं? वेरी इफेक्टिव आई वुड से, क्योंकि ये जो आपका इम्पैक्ट है गिरने का, वो कम हो जाएगा, और जो प्रेशर है, कॉन्टैक्ट प्रेशर वन पॉइंट पे नहीं रहेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड सिंस यू नो कि हमारे पेशेंट को जो है सर्टन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इम्बैलेंस का इश्यूज है, लिटिल बिट ओबेसिटी है, सो वो पेशेंट के लिए डेफिनेटली दिस रिस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड्स डेफिनेटली हेल्प होगा कि वो इम्पैक्ट और इंजरी कम सिवियरिटी के हो सकते। ओके। गिरने के बाद जो इंजरीज होती है उसमें रिकवरी प्रोसेस या इंजरी की सिवियरिटी में बोन हेल्थ का कितना रोल होता है? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो भी हमने अभी तक बातें की, डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बोन हेल्थ ही है, बिकॉज अगर आपका बोन हेल्थ सो अच्छा बोन नहीं हेल्थ है, क्या है? पहले बोन हेल्थ के बारे में समझाइए। अगर सिंपल वर्ड में कहूँगा तो आपका बोन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। इट इज़ लाइक अ पर्सन हु इज़ डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड नॉट हैविंग एनी अदर इश्यूज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज नहीं है, ऑस्टियोपोरोटिक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, सो उसमें आपका बोन जो है वो स्ट्रांग रहता है। सिंपल सिंपल एक्सरसाइज अगर आप बॉडी को वेट ट्रेनिंग करोगे, तो आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा। बोन हेल्थ मीन्स इट्स इन सिंपलेस्ट वर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बोन व्हाट वी नीड। ओके, और ये बोन हेल्थ अगर अपना अच्छा होगा तो इंजरी आपकी सीवियर होने के चांसेस भी कम होते हैं। डेफिनेटली अगर आपका बोन क्वालिटी अच्छा है तो आपका फ्रैक्चर होने का चांसेस बहुत कम है,
It will be just a minor impact considering those who have osteoporosis. सिंपल फॉल से भी आपका फ्रैक्चर हो सकता है, पर अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो ये फ्रैक्चर होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी बैलेंसिंग का। सिंपल एक्सरसाइज, अगर आप एक पैर पे खड़े रहने का अगर आप रोज एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करोगे 2 से 5 मिनट के लिए भी, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। दे कॉल इट ट्री पोज, राइट? योगा में Yeah, उसको ट्री पोज yes, बोलते हैं। exactly, exactly. एक आप पैर पे खड़े रहने का एक्सरसाइज करो, सिंपल सिंपल वेट ट्रेनिंग, आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पे भी ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो, यूजिंग स्मॉल वेट्स और डंबल्स, और इवन इवन योर ओन बॉडी वेट। तो इससे आपका जो रिस्ट का मसल्स है, या तो एल्बो का मसल है, वो स्ट्रांग रहेगा। एंड मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ कि जो भी जॉइंट आपका अफेक्ट हुआ है, जस्ट फॉर अगर हम रिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपका हैंड का मसल्स है और फोर आर्म का मसल्स है, अगर आप उसको स्ट्रांग बनाओगे, स्ट्रांग मतलब कि जिम में जाके 10 किलो का वजन उठाना वो भी नहीं, जस्ट सिंपल सिंपल 1 kg डम्बल एट योर होम ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। अगर आप वो मसल को स्ट्रांग बनाओगे, दे प्रोटेक्ट द जॉइंट। या सो रिस्ट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। एग्जैक्टली, अगर एल्बो में आपका इश्यूज है, आपका फोर आर्म और आर्म का एक्सरसाइज करना चाहिए। सो जॉइंट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एक जॉइंट के आगे और पीछे का जो मसल का ग्रुप है, उसके ऊपर आप फोकस करके स्ट्रेंथ करते हो, तो दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग दिस इंजुरी। सो डॉक्टर, जब फॉल होता है, रिस्ट इंजरी होती है, तो वो कितना सीरियस हो सकता है? क्या वो रिस्ट तक ही सीमित रह सकता है या उसका एक्सटेंशन एल्बो और शोल्डर तक भी जाता है? नाउ दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी विथ यू फॉल। अगर आप घर पे ही गिर रहे हो, खड़े स्टैंडिंग में आपका बैलेंस बिगड़ गया, सो दैट कैन जस्ट लिमिट टू रिस्ट ऑल्सो। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, इट कैन बी एनीवेयर। बट जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है, जैसे मैंने कहा कि हम जब गिरते हैं, सबसे पहला हमारा हाथ बाहर आता है और पूरा बॉडी वेट जो है वो रिस्ट, एल्बो लेता है, एंड देन करेक्ट। शोल्डर पे जाता है। सो दैट समटाइम्स कैन गो टू एल्बो ऑल्सो, that can go to your shoulder also. Okay, so you have seen such cases where it's all Exactly. the way gone up to the shoulder. Yes, and this in our medical terminology हम इसको कहते हैं FOOSH, Push, FOOSH, push. Okay, fall on outstretched hand. okay. डॉक्टर प्रशांत, आपके एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग केस आपने अभी तक क्या देखा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। I remember one of the patient is a professional athlete, boxer, female patient, and she plays at national level, and she took a break because of the maternity, and after 3-4 months she started again boxing का practice. हाँ, Practice session में उनको wrist को injury हो गया, and again as I said, most of the patient they ignore, and थोड़ा सा initially 3-4 weeks में practice session हो नहीं रहा था, but उनके coach उनको लेके आया, and what problem she was facing, now she is a boxer, वो कुछ अपर कट अपोनेंट को देना रहता है, ऐसा समथिंग इज करेक्ट, देयर। ऐसे, हाँ। हाँ, दैट रिक्वायर्स हाथ का जो मूवमेंट है ऐसा होना चाहिए। और एज आई सेड, शी वाज रिसेंटली हैड अ बेबी, तो उनके बेबी को उठाने के लिए जो दो हाथ का ये वाला जो मूवमेंट रहता है ना, ये यहाँ से, वो उनसे हो नहीं रहा था, सो दैट वाज हर कंसर्न। तो नाउ वी हैव लाइक mother who is taking care of child again, and with the injury she has to resume back her professional as a boxer also. So we did studied her x-rays, and हमने काफ़ी और investigation किए, and then we performed the surgery based on what she requires, and immediately I would say within a week उनका जो wrist का जो movement है ये वाला पूरा आ गया, and as she was a professional boxer, उनका रिकवरी भी फास्ट हो गया, एंड विद इन आई वुड से 2-2.5 months she started playing again boxing, and she is back absolutely playing fantastic well today. Now let me take ball on my court. You had recent fall and underwent surgery, so I want to know from you, what was your experience going all throughout this, from getting injured, getting surgery, and getting recovered also? Okay, so this is first time I'm trying to summarize it,
because a lot has happened in Now, last. now you're talking as a patient. Yeah, I'm talking as a patient now. So लगभग 4 महीने पहले सैटरडे था, and I was getting ready to come to office. Gym करने के बाद change room में it was a wet floor and I slipped, and as you said, outstretched hand पे my body weight came and I had a fracture. So मैंने जब अपने हाथ को देखा तो I could see that it has become abnormal, मतलब ये ऐसे ये पोर्शन थोड़ा ऊपर आया है। And जैसे मैंने देखा, I said, oh my God, something really worse has happened. And I could barely, wear my clothes with some help from the housekeeping there. And immediate thing that I did कि ड्राइवर को बोल के चलो हॉस्पिटल चलते। And on the way I called Dr. Amit Pispati, and he was ready in the casualty. तुरंत एक्सरे किया गया, CT scan हुआ, and he said it's a violent fracture. Now I didn't want to know what that violent means, but in technical terms, he said it's intra-articular complex comminuted distal radius fracture. तो सिंपल टर्म्स में इट वाज अ वायलेंट फ्रैक्चर, एंड ही सेड कि सर्जरी करनी पड़ेगी। एंड अगर सर्जरी करनी है तो मैं सेड कि आई थिंक आज ही कर लेते हैं। आई इट वाज माय इंस्टेंट रिएक्शन एज द हैंड वाज इन्वॉल्वड। आई थिंक देन ही कंसल्टेड यू टू, you are the hand specialist, so he consulted you and आप लोग ने then you planned the surgery. The surgery was performed the same day. I think 2 plates were put, one from the front and one from the back, and I was immobilized for about 3 weeks. It was in the sling, my hand. I couldn't write, I couldn't sign, because signing is very important part of my portfolio, my job. So we created some system around it. Uh, 3 weeks later, after the cast was removed, physiotherapy started. I took physiotherapy very, very seriously. So about 2 months later, matlab from the surgery, we started, small exercises, and within 3 months, I could, do proper weight training. Yes, of course, suboptimally. It was not full strength as I could do before, but swimming I started full-fledged within 3 months, and now 4 months. I think I would say I'm quite. My hand is quite near normal. Maybe another month, I think it should be all right, but I don't feel any, any functionality issue as such. So 3 4 things, I thought from my experience are important as a patient, that any patient should, or a normal person should be aware. The first of all, try to prevent the fall. uh, गिरना अच्छा नहीं है। सेकेंडली अगर हो जाता है तो सबसे पहले डोंट डिले, ओके, try to reach the hospital as soon as you can and find the right doctor. Then surgery होने के बाद physiotherapy is again very important, because physiotherapy अगर आपने इग्नोर किया तो, या फिर उसमें आप रिलक्टेंट रहे, थोड़ा इरेगुलर रहे, तो योर प्रोसेस कैन बी स्लो, इज व्हाट आई हैव सीन। बिकॉज अगर मैं एक दिन भी अगर नहीं करूँ तो आई वुड फील दैट लिटिल बिट ऑफ, आई एम नॉट फीलिंग दैट स्मूथनेस। Yeah. So physiotherapy is very important, and that consistency, can heal the injury faster. So this is what net now I'm talking to you as a patient, and yeah, I know how serious the falls can be. Yeah, that's true. That's true. Because when I saw your X-ray, then we ordered is get the 3D 3-dimensional reconstruction of your fracture, so that I could analyze the fracture geometry properly, and then to execute. And as I said, recent advances, we have a good implant, good designs of the plate, so we could manage from the front and the back side. So I would say outcome to get कोई भी पेशेंट को बेहतर होने के लिए, इट इज़ सर्जरीज एक पार्ट है, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एक पार्ट है, और पेशेंट का विलिंगनेस Yeah. टू गेट as early as possible to get back to the pre-injury Yeah, status. willpower Willpower. works. Willpower works. That in all together, this is like a teamwork. It makes you heal faster, better, and you can go back to your pre-injury state as early as possible. Because even in when there was when I would try to write, I think, and you also monitor your progress as a patient.
कि आप कल आपका क्या कंडीशन था, आज कैसे, आप बेहतर कर रहे हो क्या? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू इवन मॉनिटर योर ओन प्रोग्रेस एज अ पेशेंट, एंड उसमें सुधार होना ज़रूरी है, बिकॉज Definitely. एवरी डे यू शुड मेक सम प्रोग्रेस, एंड देन यू नो दैट यू आर ऑन द Correct. right Correct. path of recovery. Yes, definitely. So keeping a small goal for yourself also makes a good difference. Yes. Good, but it's important. I think that the role of professionals is very, very important. I think right doctors, physiotherapy cannot be ignored at all. And as a patient, you have to give your best. Definitely. So it's a team. At the facility that we have here, the state of the art, so all things were available, and we could execute that with the best perfection possible, and we got the best result out of it. So, Dr. Prashant, now let's move to the rapid fire questions. Yes. If risk could talk, what would they complain the most about? Why me? Don't break me. As a patient, what I think, don't fall again. Yes. Ever wanted to autograph your own cast work? Yes. Uh, During initial days of my practice, I used to put it my own. Of course, I do it now also, and I mold that plaster according to the patient's hand. And once it is dried, yes, definitely, I always wanted that. To put your signature. Yes. What's harder, fixing a wrist or resisting a dad joke about it? Certainly, simple is fixing the wrist, and dad jokes, I don't listen to them at all. Do you secretly judge people's handshake? Yes, that's the best and the quickest orthopedic tool to examine the wrist or hand strength. Okay. If you had a superhero wrist power, what would Mhm. it be? Okay, then I would do, like a James Bond. If somebody is with a wrist injury, just scan with my eyes. What is their X-ray, no X-ray, CT scan, and just like a magic fairy, just move your wand and And just healed correct. it. Do you ever look at your own wrist and think, masterpiece? Masterpiece. It is. It is. If you had to perform surgery blindfolded, hypothetically, which wrist bone would you bet on finding first? Of course, that is, I would say, the radius, that is a distal part of your forearm. It's a big, and I can. Which is where commonly Yes, the injuries commonly happen. injured, yeah. Your message to the audience. So, stay healthy, keep doing regular exercise, keep maintaining your body posture, weight trainings, keep your bones strong, keep your moving wrist like this. So, the life is movement, and movement is life. Excellent. I think, Dr. Prashant, it was, easy as a patient, for me to conduct this talk. And I think you beautifully explained, you know, कैसे अपने रिस्क का या इंजरी का ख्याल रखना चाहिए. So thank you very much for your time. Thank you so much for having me here. It is truly honored and privileged to be part of this podcast. Thank you so much. Thank you. Just Health for the People by the Experts, an initiative by Just Look Hospitals. Click the bell icon and subscribe to our YouTube channel to stay healthy, and stay tuned to Just Health for the People by the Experts, a public health awareness initiative by Just Look Hospital.